Assalamualaikum students, how are you? Our next topic is about the structure of DNA, the topic A of the biological molecules, chapter number 2, MDCAT biology. इसमें हमारे पास जो टॉपिक ए है इसमें हमने डिस्कस करना है जो डीएनए का स्ट्रक्चर है और जो उसका फंक्शन है, उसकी कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम इसका जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी डीएनए के बारे में जो है वो हम जानते हैं कि डीएनए जो है ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसमें सारी की सारी जो इनहेरिटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है, जो आगे जो है वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग जो उनमें ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारा जो है डीएनए का काम होता है। अब हमने जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। इससे पहले जो है वो हम कुछ बातें जो है वो मेन साइंटिस्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे जिन्होंने डीएनए की जो डिस्कवरी है या इसको डिस्कवर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्क्स परफॉर्म किए। तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास हैं एफ मिश्र। इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म किया इसकी डिस्कवरी में, सबसे पहले तो यही थे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत से साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि रोजालिंड फ्रैंकलिन है, ठीक है। इसके अलावा मॉरिस विल्किंस हैं, ये साइंटिस्ट हैं। और इसके बाद अगर हम देखें और साइंटिस्ट तो एरविन चार्गफ, ये हैं। इसी के साथ साथ जो है जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी और जो डीएनए की यानी कि पूरी कॉम्पोजिशन है इसका जो स्ट्रक्चर पेश किया उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके नाम और इन्होंने क्या क्या काम किए उसको जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो है वो इस टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं और इसके साथ साथ इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि हमारी अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक में जो है इन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया 1869 में, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एरविन चार्गफ 1951। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो याद रखनी है और इनके जो वर्क हैं उनको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे काम क्या किया इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसकी डिस्कवरी में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बात करते हैं एफ मिश्र की कि इन्होंने क्या काम किया 1869 में। इन्होंने जो है डीएनए को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब वो किस तरह से कि सबसे पहले जो है पस सेल लिया इन्होंने, इसका जो न्यूक्लियाई है, पस सेल का जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर जो है इन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड जो है वो नाम बाद में रखा गया, सबसे पहले जो है वो नाम रखा गया न्यूक्लिन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड उसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, क्योंकि एसिडिक नेचर थी इसकी, जिसकी वजह से इसे नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। और डिस्कवर इसको सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने की इसकी पस सेल में। अब न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं, जिसमें डीएनए है और साथ ही आरएनए है, ठीक है। अब जो डीएनए है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आरएनए जो है वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो डीएनए की ही बात करेंगे। तो इनका ये काम था एफ मिश्र का कि इन्होंने पस सेल के अंदर जो सारी अपनी डिस्कवरी थी वो परफॉर्म की, जो पस सेल का न्यूक्लियाई है उसके अंदर। अब फर्दर अगर हम देखें तो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे इस डीएनए को। एफ मिश्र 1869 में इनके वर्क का तो हमें पता चल गया। अब अगर हम डीएनए देखें तो डीएनए की सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे होती है।
डीएनए पाया कहाँ पे जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें मेजॉरिटी होती है डीएनए की। इसी के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में ये मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है डीएनए की प्रेजेंस है कि डीएनए पाया कहाँ पे जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी है, और स्मॉल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाया जाता है। ये इसकी प्रेजेंस है। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जैसे कि हम बात करें तो हमारे पास अब ये साइंटिस्ट जो है, हमने एफ मिक्सचर को देख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरविन चार्गफ, रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस और जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अब जो है हम जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कस करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो है इसे हम कहते क्या हैं। डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं। अब इसे डीऑक्सी क्यों कहा गया? एक्चुअली जो शुगर होती है जो इसमें प्रेजेंट होती है, जो मेन शुगर होती है, नॉर्मल शुगर जो होती है वो होती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। अब जो राइबोज शुगर है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, क्योंकि वो पेंटोज शुगर है। राइबोज जो है पेंटोज शुगर है, 5 कॉर्नर रिंग्स है। लाइक इस तरह से, ठीक है जी। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 2 पे H होगा, और यहाँ पे इस तरह से, यानी कि नॉर्मल अगर हम देखें शुगर को तो ये स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है। जबकि ये होता है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, जिसमें OH कार्बन नंबर 2 और 3 पे इस पोजीशन पे हों। यह है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ से इस ऑक्सीजन की रिमूवल कर दें कार्बन नंबर 2 पे, तो फिर ये शुगर बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीएनए जो है इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, यानी कि इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, जिसकी वजह से हम इसे नाम दे देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो हमें पता चल गया कि डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है। तो हमने इसकी ये जो है वो वजह जान ली यहाँ पे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डीएनए के अंदर जो राइबोज शुगर है उस पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। ये एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद जो है वो हम फर्दर इसकी कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। अब फर्दर अगर हम बात करें तो जो डीएनए है इसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। मेन चीज़ें जो है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस along with pentose sugar along with phosphoric acid इसका फॉस्फेट ग्रुप। ये जो है चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों से बनता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पेंटोज शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और यही चीज़ें आपस में अरेंज होती हैं और इन्हीं की अरेंजमेंट से आगे जो है एक प्रॉपर डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अरेंज होता है।
अब अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में पाई जाती हैं वो होती हैं 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डीएनए में पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर हम देखें तो एडेनिन, सेकंड अगर हम बात करें तो ग्वानिन, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें तो वो है हमारे पास साइटोसिन, और फोर्थ अगर हम देखें तो वो है हमारे पास थायमीन। ये हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए की हैं, ठीक है। इसमें पेंटोज शुगर कौन सी होगी? पेंटोज शुगर होगी इसमें डीऑक्सी राइबोस, ठीक है जी। ये होगी डीएनए की जो पेंटोज शुगर है वो। और जो इसमें फॉस्फोरिक एसिड है वो क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसे हम इस तरह कह देते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये भी आप एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ये भी पूछ लिया जा सकता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। तो फॉस्फेरिक एसिड जो है इसमें अब अगर हम फॉस्फेट ग्रुप देखें तो फॉस्फेट ग्रुप जो है क्योंकि PO4 है तो इसको अगर हम यहाँ पे जनरलाइज स्ट्रक्चर इसका देखें तो O डबल बॉन्ड O इस तरह से, ये हमारे पास इसका जो है वो जनरलाइज स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस 4 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। पेंटोज शुगर डीएनए की कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस, और ये उसका फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज़ें आपस में मिलती हैं और इसी से आगे जो है एक स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। अब कुछ और व्यू में इसको हम देख लेते हैं, वो इस तरह से अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो साइंटिस्ट हैं एरविन चारगफ, जिन्होंने 1951 में अपना वर्क परफॉर्म किया, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ रेशोस पेश की थी। इनका एक रूल है जिसे हम कहते हैं चारगफ रूल। ये क्या है कि प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स, ठीक है जी। अब ये है क्या? दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स हैं, जिसमें जो प्यूरिन्स हैं वो हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसमें पायरिमिडीन्स की अगर हम बात करें तो वो है एडेनिन, इसके पायरिमिडीन जो आ जाती है वो है साइटोसिन और थायमीन। ये मैं बात कर रहा हूँ डीएनए के लिहाज से। तो एरविन चारगफ 1951 में इन्होंने ये वर्क परफॉर्म किया, अपना एक रूल पेश किया जिससे चारगफ रूल बोलते हैं। उसमें ये था कि जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स हैं और जो पायरिमिडीन्स हैं वो हैं साइटोसिन और थायमीन, इनकी अमाउंट जो है वो इक्वल होती है, सेम होती है। इसके अलावा और बहुत सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ, ठीक है। ये तो था हमारे पास एरविन चारगफ का काम सारा, कि इन्होंने ये अपना एक रूल पेश किया जिसमें प्यूरिन्स की अमाउंट जो है वो पायरिमिडीन्स के इक्वल पेश की। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिसमें 2 जो है वो प्यूरिन्स हैं और इसके अलावा जो 2 है वो क्या है? पायरिमिडीन्स। एक्चुअल जो अमाउंट है पायरिमिडीन्स की वो 3 है, जिसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। क्योंकि आरएनए जो है, अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें यूरासिल नहीं होती, और अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें थायमीन नहीं होती, उसमें यूरासिल होती है, जिसकी वजह से क्योंकि हम बात करें डीएनए की तो हमने यहाँ पे थायमीन को यूज़ किया। तो ये हमने जो एरविन चारगफ हैं उनका भी काम जो है वो परफॉर्म कर लिया। यहाँ पे हमने देख लिया कि एरविन चारगफ का यहाँ पे क्या रोल है। देन अब हम जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। अब जो है वो हम ये देख लेते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं,
इसमें इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो किस तरह से बनती है, अगर अब हम देखें अगर, तो हमारे पास सबसे पहले एक होती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसके साथ अगर हम मिला दें पेंटोस शुगर को, तो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मिला दें फॉस्फेट ग्रुप, तो इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। अब अगर हम ऐसा करें कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दें आपस में, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दें तो हमारे पास बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इस तरह ये 100 जो है वो चलता रहेगा। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है ये आपने एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि अगर आप नाइट्रोजनस बेस को मिलाओ पेंटोस शुगर के साथ तो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब अगर आप इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आप 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक कर दो तो वो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक कर दो तो वो बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड। एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि NAD। ये NAD क्या है? NAD है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये वर्ड आ गया डाइन्यूक्लियोटाइड का यहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसका मतलब है कि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड हैं, तो जिससे बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और ये जो है ये यूज़ होता है एज ए कोएंजाइम भी, कोएंजाइम के तौर पर इसका इस्तेमाल है और यूज़ होता है ये रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी बॉडी के जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनमें इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने याद रखना है। ये बेसिक जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह होती है और कुछ जनरल एग्जांपल्स भी दे दी। तो अब हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनती है और न्यूक्लियोसाइड किस तरह बनती है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडेनिन जो है इसको हम मिला दें पेंटोस शुगर के साथ और साथ हम लगा दें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फिर हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा DAMP, ठीक है जी। अब इस DAMP का मतलब क्या है? ये है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन इसमें क्या है? एडिनोसिन इसमें जो है वो है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि जब हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो थी एडेनिन, तो एडेनिन के साथ जब हमने पेंटोस शुगर को मिलाया तो वो बन गई एडिनोसिन, और जब एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिला दिया तो वो बन गया AMP। DAMP का मतलब है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह अगर हम ग्वानिन ले लें, अब जो ग्वानिन है इसके साथ अगर हम पेंटोस शुगर मिला दें और साथ लगा दें एक फॉस्फेट ग्रुप तो ये हमारे पास बन जाएगा DGMP, डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेम इसी तरह अगर हम साइटोसिन लें,
साइटोसिन के साथ मिलाएं पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हमारे पास बनेगा DCMP, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह थायामीन, इसके साथ हम मिला दें पेंटोज शुगर अलॉन्ग विथ फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हमारे पास बन जाएगा DTMP, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारे पास जो है ये बेस न्यूक्लियोटाइड्स हैं DNA की, जिससे मिलके पूरा जो स्ट्रक्चर है DNA का वो बनता है। ये हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया कि ये बनती किस तरह से हैं। एक बात का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे हम D जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे DNA की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ RNA की बात करें तो RNA में हम सिंगल ये यूज़ करेंगे AMP, GMP, CMP और TMP। अब सेम इसी तरह अगर आप 2 फॉस्फेट के ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा यहाँ पे ADP। इसी तरह अगर आप लगा दें 3 फॉस्फेट के ग्रुप तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा ATP का। तो ये जो ATP है अगर आप इसे देखें तो ATP जो है हमारी बॉडी में सेल की एनर्जी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के मोस्ट ऑफ द जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इस ATP से जो है वो पूरी होती है, और ये इस तरह से ATP का स्ट्रक्चर बनता है। सेम यही काम यहाँ पे भी होगा। अगर हम 2 लगा दें तो वो GDP हो जाएगा, अगर हम 3 फॉस्फेट के ग्रुप लगा दें तो वो GTP हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी। तो अब हम जो है वो कुछ इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है एडेनिन, और इसके साथ हमने लगाया पेंटोज शुगर को और साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप, और हमारे पास बना DATP। अब हम इस ATP का जो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है उसको जो है वो देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनता है। सबसे पहले जो है वो हम लेंगे नाइट्रोजनस बेस, और वो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास होगी एडेनिन। तो एडेनिन जो है वो याद रहे कि अगर हम सबसे पहले देख लें इनको, जो हमारे पास ये है जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने जो है DNA का स्ट्रक्चर पेश किया, ठीक है। और DNA का स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ इस तरह से पेश किया कि इन्होंने ये कहा कि इसमें जो है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि वाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ और कोइल्ड होते हैं। और इन्होंने फिर ये भी बात की कि जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स वो हमारे पास तो होंगी एडेनिन और गुआनिन, और जो पायरिमिडीन्स हैं, पायरिमिडीन्स ये हमारे पास होंगी साइटोसिन और थायमीन। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको इन साइंटिस्ट की। अब इन्होंने ये कहा कि जो एडेनिन और गुआनिन ये जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इनका जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो ये पायरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग्ड होती हैं, ठीक है। ये डिस्कवरी हुई कि प्यूरिन्स जो है जिनमें एडेनिन और गुआनिन इनकी डबल रिंग होती है, और जो पायरिमिडीन्स हैं इनकी सिंगल रिंग होती है। इसके बाद जो जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं इन्होंने और इसके ऊपर काम किया, तो उसको जो है हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जो है ये जो मॉरिस विल्किंस है इनके काम को देखना है, और रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है इनके काम को भी देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो प्यूरिन्स हैं इनमें इसकी 2 टाइप्स हैं, एडेनिन और गुआनिन जो डबल रिंग्ड हैं, और जो पायरिमिडीन्स हैं ये साइटोसिन है और थायामीन है जो कि सिंगल है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो एडेनिन हमेशा अटैच होती है थायामीन के साथ, और गुआनिन हमेशा अटैच होती है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायामीन इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें जो होती है इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वीक इंटरेक्शन होती है। और इसके अलावा जो गुआनोसिन और साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो याद रखनी है कि प्यूरिन्स डबल रिंग्ड, पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग, एडेनिन ऑलवेज अटैच विद थायामीन,
हैविंग वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल बॉन्ड। जो गुआनोसिन और साइटोसिन जीसीन की इंटरेक्शन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स, और ये क्या है, सिंगल रिंग है। जो इसमें साइटोसिन है वो सिंगल रिंग है और जो थायमीन है वो सिंगल रिंग है। अब ये हमने बातें जो है वो डिस्कस कर ली कि जो आगे से इन्होंने स्ट्रक्चर पेश किया था जेम्स टी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का। तो इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। अब वो आपस में वाउंड होते हैं इस तरह से, कॉइलिंग होती है उनकी लाइक इस तरह से। अब इन्होंने ये कहा कि इसमें जो हर टर्न है डीएनए का, इसमें 10 बेस पेयर्स होती हैं और इसका जो डायमीटर है वो अबाउट होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो किसके इक्वल होता है? जो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम ये इक्वल होता है 100 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर। 100 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो टर्न का जो डायमीटर है वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है और इसमें 10 बेस पेयर्स होती हैं हर टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये जो काम था ये था जेम्स टी वाटसन का और फ्रांसिस क्रिक का, जो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। इसके बाद जो मॉरिस विल्किंस है और रोजालिंड फ्रैंकलिन है, इनका यही काम था कि इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज़ किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो डिटरमिन है उसको डिटरमिन करने के लिए जो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस हैं, इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया कि एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए जो है इन्होंने क्या किया कि उसको डिटरमिन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का जो हमने वर्क जो है वो देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट इनका काम है यहाँ पे। तो अब जैसे कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो अगर हम एरविन चार्गफ का देखें तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिन्होंने ये कहा था कि जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की अमाउंट इक्वल होती है। तो एक हमारे पास टेबल है जिसमें सोर्स ऑफ डीएनए मैन, शीप, व्हीट, यीस्ट। तो ये आप जो है वो इससे फॉलो कर सकते हैं कि एडेनिन जो है उसमें 30.9 है और जो गुआनिन की अमाउंट है वो 19.9 है, थायमीन की 29.4 है, साइटोसिन की 19.8 है। तो ये हमारे पास जो है एडेनिन और जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स इनकी अमाउंट जो है वो इक्वल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये पता चलता है हमें कि जैसे मैं ऑलरेडी बात कर रहा था कि हम अगर एटीपी का स्ट्रक्चर बना के देखें, एटीपी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है कि सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेस लेंगे, वो हमारे पास होगी एडेनिन। अब जो एडेनिन है वो हमारे पास डबल रिंग्ड है। तो डबल रिंग का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास बन गई उसकी डबल रिंग, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इस तरह से, ये पोजीशन आ गई हमारे पास। हम यहाँ से इसकी ओपन कर देंगे इसको यहाँ से, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबरिंग करते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास जो है इनकी नंबरिंग हो गई। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है, ऊपर NH2 है, NH2 ऑक्सीजन के साथ NH2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये जो 6 पोजीशन है इस पे O के साथ ऊपर NH2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अलॉन्ग विद यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास इसका जो एडेनिन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, एडेनिन।
जो कि नाइट्रोजनस बेस है। अब याद रहे कि हमारे पास जो पेंटोस शुगर है इसकी 2 पोजीशंस होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस, और जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बातें हैं जिसको आपने याद रखना है इस हवाले से कि जो पेंटोस शुगर है उसकी 2 पोजीशंस मेन हैं, जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस, और जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें एबिलिटी होती है, किस किस्म की एबिलिटी? ऐसी एबिलिटी कि जो पेंटोस शुगर है इसका जो OH ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप इस पेंटोस शुगर के OH ग्रुप के साथ ईस्टर लिंकेज बना सकता है। ईस्टर लिंकेज। अब ये भी इम्पॉर्टेंट एक MCQ पूछ लिया जा सकता है कि जो पेंटोस शुगर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जो पेंटोस शुगर के साथ लिंकेज बनाता है OH ग्रुप पे, ये कौन सी होती है? ये होती है ईस्टर लिंकेज। ठीक है जी, तो इसी इमेज को देखते हुए हम यहाँ पे इसका जो ATP का स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे कि जैसे कि अगर हम देखें तो हमने नाइट्रोजनस बेस ले ली, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। अब ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। जब हम ये ड्रा कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो कार्बन नंबर 5 है पेंटोस शुगर की, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फॉस्फेट ग्रुप। तो अब यहाँ पे हम जो है वो ड्रा करते हैं जो हमारे पास क्या है? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्योंकि हमारे पास जो है वो डीऑक्सीराइबोज है, तो वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर हम देखें तो हमने बात की कि जो पेंटोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होगी? नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये कार्बन नंबर 1 नज़र आ रही होगी और ये कार्बन नंबर 5 नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, तो ये अटैच हो जाएगी इस कार्बन नंबर 1 के साथ। अब हमारे पास जो है वो बच गया कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 के साथ हमने क्या कहा कि अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो वो जो फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास है वो ये है, ये हमारे पास आ गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन, आगे जो ATP है। ये हमारे पास इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आ गया, जिसमें ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया ATP का, क्योंकि हम इसे साथ DATP कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डीऑक्सी है। अगर हम यहाँ पे O को रहने दें तो फिर ये हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि अब यहाँ पे हमने यूज़ किया राइबोस शुगर। अगर हम डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज़ करें तो वो DATP। तो ये हमारे पास जो है वो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है ATP का, जिसमें आपने इन बातों को याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है उसमें यही पूछा जा सकता है कि जो एडेनिन है वो सिंगल रिंग है या डबल रिंग है, तो वो डबल रिंग है। इसके बाद ये पूछ लिया जा सकता है कि जो एडेनिन है वो पेंटोस शुगर के किस कार्बन पे अटैच होती है, तो वो कार्बन नंबर 1 है। इसके अलावा जो पूछा जा सकता है वो ये है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पेंटोस शुगर के किस कार्बन पे अटैच होता है, तो वो है कार्बन नंबर 5। इसके अलावा ये जो आपने ईस्टर लिंकेज है इसकी जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है उसको याद रखना है। फर्दर अगर हम देखें तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस टॉपिक में। वो इस तरह से कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो इन्होंने पेश किया था जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने जो अपना मॉडल पेश किया था डीएनए का, उसमें इन्होंने ये कहा था कि डीएनए जो है इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं।
जो कि कॉइल्ड होते हैं और वाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम इनको सिंपली ड्रा करें तो ये पोजीशन है, तो इसको अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये तो उनकी कॉइलिंग हुई हुई है दोनों स्ट्रैंड्स की। और अगर हम जनरलाइज अगर हम देखें तो हमारे पास सिंगल सिंगल इस तरह से ये स्ट्रैंड्स हैं। अब इन्होंने ये बोला था कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो किस तरह से कि इनके 2 एंड्स होते हैं, एक होता है 3 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम। अब अगर एक स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर वो रन कर रहा है तो दूसरा जो है वो 5 से स्टार्ट होकर 3 की तरफ जाएगा। तो अब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। तो इन एंटी पैरेलल होने की वजह से जो इनमें नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो अरेंज हैं वो भी क्या होंगी कि ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट वो किस तरह से कि जो एडेनिन है उसने अटैच होना होता है आगे थायमीन के साथ, ग्वानिन ने अटैच होना होता है साइटोसिन के साथ। ये जो चारों हैं ये भी ऑपोजिट होंगी। और जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो याद रखनी है कि जो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जो डीएनए है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि इसकी प्रेजेंस जो है वो क्रोमोसोम्स में है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब जो डीएनए की अमाउंट है ये स्पीशीज़ जो होती हैं, अब हर स्पीशीज़ जो है उसमें डीएनए की अमाउंट जो है वो फिक्स होती है, इसमें वेरिएशन नहीं आती। यानी कि एक स्पीशीज़ है, दूसरी स्पीशीज़ है, तीसरी है। अब ये हर स्पीशीज़ जो है इनमें जो डीएनए की अमाउंट है वो फिक्स रहती है हर स्पीशीज़ के लिहाज से, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होता है कि एक जो स्पीशीज़ का इंडिविजुअल है उसमें कुछ अमाउंट है, दूसरे में कुछ है, तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो फिक्स रहती है इसकी अमाउंट। जैसे अगर हम मैन की बात करें तो कुछ नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे बात है कि द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल्स इज़ 1/2 टू दैट ऑफ सोमैटिक सेल्स। कि जो जर्म सेल्स जिसमें स्पर्म और ओवा आ जाते हैं, इनमें जो डीएनए की अमाउंट है वो हाफ होती है एज़ कम्पेयर टू जो सोमैटिक सेल्स हैं, क्योंकि जो जर्म सेल्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम नीचे देखें तो पॉइंट्स हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ अ चिकन, बर्ड एंड अ कार्प फिश। तो रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो वो चिकन में 2.3 हैं और जो कार्प है उसमें 3.3 हैं। लिवर सेल्स 2.4 हैं और जो कार्प है उसमें 3.3 हैं। किडनी सेल्स चिकन के अंदर अगर हम देखें तो वो 2.4 यहाँ पे बताए जा रहे हैं और जो कार्प्स हैं उनमें 3.3। स्पर्म सेल्स की अमाउंट चिकन में जो है वो 1.3 बताई जा रही है और जो कार्प है उसमें 1.6। तो ये जो है एक टेबल, और जो दूसरा टेबल जो था वो ये था कि जो एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, इनकी जो अमाउंट रेशो इक्वल है उसका टेबल है, और दूसरा जो है वो ये टेबल है। इसको जो है वो आपने एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए जो है वो याद करना है। और कुछ बातें जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताई, जिसमें आपको ये साइंटिस्ट का वर्क बताया, एफ मिस्चर की इन्होंने डिस्कवरी किस तरह की, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस इन्होंने डीएनए का जो एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज़ करके डिटरमिन किया डीएनए का स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो एरविन चार्गफ है, इन्होंने अपना एक चार्गफ रूल पेश किया, वो ये था कि जो प्यूरिन्स हैं वो पायरिमिडीन्स के इक्वल हैं। जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन्होंने आगे फर्दर जो मॉडिफिकेशन लेके आए, इसमें इन्होंने जो मैंने अभी आपको बात की स्ट्रैंड्स की, और इन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं इनको आपने याद रखना है। ये हमारा जो था वो मेन स्ट्रक्चर था डीएनए का एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम जो है वो इसका जो डीएनए का फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि डीएनए अपना फंक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। सो ओके, थैंक्स।